हेलो फ्रेंड्स, टारगेट यूपीएससी हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इसमें देखेंगे संविधान का भाग 18 और भाग 18 किससे संबंधित है? आपातकाल से। किससे संबंधित है? आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी से संबंधित। तो देखिए इसमें हमें पढ़ना क्या है? पढ़ना बेसिकली इस तरह से है कि जो कुछ भी हमारे भारत देश में होता है वो संविधान के अकॉर्डिंग ही कार्य प्रणाली हमारी चलती है। ठीक है, तो इसमें हम आपातकाल के बारे में देखेंगे कि आपातकाल के क्या उपबंध किए गए हैं हमारे संविधान के अंदर। उसमें किस अनुच्छेद में संविधान में बात की गई है कि देश में इमरजेंसी लगाई जाएगी, किन कंडीशन पे लगाई जाएगी और किस तरह से इमरजेंसी लागू की जाएगी। ठीक है, आइए आज हम इस वीडियो में उन सभी बातों को क्लियर करते हैं जो संविधान में इमरजेंसी से संबंधित बताई गई हैं। तो हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। पहला नंबर 1 राष्ट्रीय आपातकाल। नंबर 2 राष्ट्रपति शासन। राज्य में। नंबर 3 वित्तीय आपातकाल। ठीक है, वित्तीय आपातकाल। ये 3 प्रकार के आपातकाल की हमारे संविधान में बात की गई है। पहला आपातकाल जो है जिसको हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, ये लगता है अनुच्छेद 352 से। ये लगता है आपका अनुच्छेद 356 356 और ये लगता है आपका अनुच्छेद 360 से। इस तरह के आपातकाल की बात हमारे संविधान में की गई है। ठीक है दोस्त, ये आपातकाल की रूपरेखा हमने समझी कि किस तरह से हमारे संविधान में आपातकाल का वर्णन किया है। अब हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो इस आपातकाल को पढ़ने वाले हैं, संपूर्ण देश में लगने वाला राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी जिसको हम कहते हैं। क्या होती है नेशनल इमरजेंसी और कैसे करती है ये काम और कैसे लागू की जाती है नेशनल इमरजेंसी भारत में? तो सबसे पहले जब केंद्र सरकार को ये आभास हो जाता है कि भारत में स्थिति कुछ ठीक नहीं, भारत में स्थिति कुछ ठीक नहीं है, जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारे देश पे अगर कोई अन्य देश आक्रमण करता है या हमारा किसी अन्य देश के साथ युद्ध चल रहा है या हमारे अपने भारत के अंदर शस्त्र विद्रोह, ठीक है, यानी कि आर्म रेबेलियन हो रहा है, तो इस बेसिस पर कैबिनेट, ठीक है, प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट है वो लिखित रूप से राष्ट्रपति को आग्रह करेगी कि देश के अंदर हालात ठीक नहीं हैं, इस विषय के लिए आप राष्ट्रपति जी इमरजेंसी की घोषणा कर दीजिए।
ठीक, तो राष्ट्रपति जी इमरजेंसी को लागू करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो इमरजेंसी का जो प्रपोजल है वो संसद की दोनों सभाओं से, लोकसभा और राज्यसभा से बहुमत के साथ पारित होगा। और वो आज अगर जैसे आज जो डेट है उस डेट में अगर राष्ट्रपति जी इमरजेंसी की घोषणा करते हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर वो प्रपोजल दोनों सभाओं से पूर्ण बहुमत के साथ पारित हो जाता है। तो हमारे देश में 6 महीने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। और इस राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर हमारा जो संवैधानिक ढांचा है वो संघात्मक हो जाता है। ठीक है, संघात्मक से एकात्मक में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जो सारी पावर है वो केंद्र के हाथ में चली जाती है। इसमें ऐसा नहीं है कि राज्य सरकारों को बर्खास्त किया जाता है, राज्य सरकारों को बर्खास्त नहीं किया जाता, पर जो राज्य सरकार जो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है वो उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। और पूरा का पूरा हमारा जो ढांचा है हमारा एकात्मक संघात्मक से एकात्मक में परिवर्तित हो जाता है। ये हमारे संविधान की एक विशेषता है जो एक पल भर में संघीय प्रक्रिया को एकात्मक प्रक्रिया में कन्वर्ट कर देता है। आई होप कि आपको थोड़ा इमरजेंसी के बारे में रूपरेखा समझ में आई होगी। अब आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझते क्या होगा ये कि राष्ट्रपति जी जो भी फैसला लेंगे वो अपने मन से नहीं ले सकते, वो कैबिनेट के सहयोग से लेंगे। ठीक है, इससे लेंगे कैबिनेट के सहयोग से लेंगे। तो सबसे पहले आपको जो नोट्स बनाने हैं वो किस तरह से बनाने हैं वो हम बात करें। सबसे पहले आपको लिखना है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रपति द्वारा इस अनुच्छेद में लगभग ऐसा लिखा हुआ है कि जो संविधान है अनुच्छेद 52 में उसमें लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है वो राष्ट्रपति के द्वारा की गई। पहली बात। नंबर 2, मैं इस अनुच्छेद में लिखा है या नहीं लिखा पर मैं आपको बता रहा हूं जो प्रक्रिया है उस तरह से। नंबर 2 क्या होगी कि जो राष्ट्रपति जी घोषणा करेंगे किसकी, इमरजेंसी की। राष्ट्रपति जी घोषणा करेंगे इमरजेंसी की। बात समझ में आ रही है आपको? इमरजेंसी की घोषणा करेंगे राष्ट्रपति जी तो क्या अपने मन से कर सकते हैं कि आज मेरा मन है कि देश में कुछ आपातकाल लगना चाहिए, तो आएंगे और देश को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हाँ भाई कल से राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है, आप लोग सब अपनी अपनी व्यवस्था बनाएं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो हमारे देश की प्रक्रिया है वो सब किसके हाथ के द्वारा है? विद द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों के द्वारा है। तो हम भारत के लोगों ने किसे चुना? अपने अपने क्षेत्र के सांसद को चुना। ठीक है, हमने अपने भारत के लिए, अपने क्षेत्र के लिए किसे चुना? प्रत्यक्ष रूप से अपने अपने क्षेत्र के सांसद को चुना। वो सांसद हमारा नेतृत्व कहाँ करेगा? संसद में। वो हमारा नेतृत्व कहाँ करेगा? संसद में करेगा। ठीक है, आप उस सांसद, जो संसद पहुंचा हमारा सांसद, उसमें अगर वो प्रधानमंत्री की कैबिनेट में व्यक्ति मंत्री बन जाता तो वो राष्ट्रपति जी को आपातकाल में लिखित रूप से ये कहने का हकदार होगा कि हाँ देश के हालात अच्छे नहीं हैं, आप राष्ट्रीय इमरजेंसी की घोषणा कर दीजिए। ठीक है, राष्ट्रीय इमरजेंसी की घोषणा कर दीजिए, ये लिखेगा। चलिए अब हम ये देखते हैं इसमें कि भारत में जो मैं बस जैसे समझा रहा था कि सांसद जी जो मंत्री जी बन चुके हैं कैबिनेट के, वो राष्ट्रपति को लिखित रूप से राय देने में सक्षम है कि देश में आपातकाल लगेगा या नहीं लगेगा। अब वो किस आधार पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? मतलब
मैंने कहा कि देश के हालात अच्छे नहीं, किस आधार पर अच्छे नहीं है? वो 3 आधार आपके लिए। अगर हमारा किसी देश के साथ युद्ध है, ठीक है, और देश में या देश के किसी भाग में, देश में या देश के किसी भाग में, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, देश में या किसी भाग में सेम कंडीशन इसके लिए रहेगी, ठीक है, और सेम कंडीशन इसके लिए रहेगी, देश में या देश के किसी भाग में। बात समझ में आ गई? देश में या देश के किसी भाग में क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है, किसी दूसरे देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर रखा है, ठीक है। और शस्त्र विद्रोह, शस्त्र विद्रोह का मतलब होता है देश के अंदर आर्म रिबेलियन, यानी कि लोग हथियारबंद रूप से आपस में विद्रोह करने में लगे पड़े, ठीक है। तो क्या हो सकता है? राष्ट्रीय इमरजेंसी लगाने का एक आधार मिलता है केंद्र सरकार को, कि इन बेसिस पर वो आपातकाल की घोषणा करने के लिए राष्ट्रपति को कैबिनेट की मंजूरी दे सकती है लिखित रूप से, कैबिनेट की मंजूरी दे सकती है लिखित रूप से। अगर इनमें से कोई भी आधार राष्ट्रपति को देश में नहीं है तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती है। इन 3 पॉइंट्स को आप अच्छी तरह लिखें। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, इसमें लिखा है शस्त्र विद्रोह। साल 1976, ठीक है, साल 1976 से पहले 1975 में देश में इमरजेंसी लगी थी। 21 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगी थी। 21 जून 1975 को देश में तीसरी बार इमरजेंसी लगी। सरकार थी कांग्रेस की और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उन्होंने देश में इमरजेंसी की घोषणा की थी। जब ये इमरजेंसी लगी थी तो उस समय संविधान में ये शब्द नहीं लिखा था शस्त्र विद्रोह, तो फिर क्या लिखा था? संविधान में लिखा था आंतरिक, संविधान में लिखा था आंतरिक अशांति, यानी कि देश के अंदर अशांति हो तो आप क्या लगा सकते हैं? इमरजेंसी लगा सकते हैं। पर जब इमरजेंसी खत्म हुई, ये शब्द हटा दिया गया। जब नई सरकार आई, नई सरकार किसकी आई? जनता दल की सरकार आई, प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। देश में पहली बार था कि जब किसी गैर कांग्रेसी दल की सरकार आई थी। प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई और मोरारजी देसाई ने एक संविधान में संशोधन किया, इसका नाम दिया 40 संविधान संशोधन, शॉर्ट में लिख दिया 44 में संविधान संशोधन हुआ। देश में संविधान में 44वां संविधान संशोधन हुआ और इस 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस शब्द को यहाँ पर स्थापित किया गया आंतरिक अशांति के बदले। आप इस चीज को यहाँ से नोट कर सकते हैं। आंतरिक अशांति के बदले शस्त्र विद्रोह को ऐड किया गया। तब 44वें संविधान संशोधन के द्वारा सरकार थी मोरारजी देसाई। आपको समझ में आया होगा ये सब चीजें। इस तरह से हम इमरजेंसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में आपातकाल कैसे लागू किया जा सकता है, किस सरकार ने क्या किया और किस सरकार ने संविधान में क्या संशोधन करके इमरजेंसी के लागू करने की प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव किया और शस्त्र विद्रोह आ गया। या जे कुल मिलाकर इमरजेंसी को लागू करने की बात अभी तक हमने समझी। इसमें एक चीज और थोड़ी सी समझ लेते हैं। मैं इस चीज को रफ कर रहा हूँ तो आप लोग इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। जो भी आपको अगर इसमें समझ में आ रहा है तो आप स्नैपशॉट ले लीजिए। और अगर आपका कोई भी डाउट है, अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो मैं एक, जैसे अब आजकल तो ऑनलाइन
क्लासेस चल रहे हैं जैसे गूगल मीट या अदर आप प्लेटफॉर्म से मिलकर आप हमसे सीधे सीधे जुड़ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, लाइव पूछ भी सकते हैं। तो जब भी आप कहेंगे सेशन के लिए तो मैं एक लाइव सेशन रख सकता हूँ जिसमें मैं आपकी सारी क्वेरीज को क्लियर कर सकूंगा कि संविधान से रिलेटेड कोई सी क्वेरी जो इमरजेंसी से रिलेटेड है जो आपको इसमें नहीं समझ में आ रही है। और अगली वीडियो से मैं ये कोशिश करूंगा कि आपके लिए वो वाला बोर्ड अरेंज कर लूँ। मैं अभी एक्चुअली एक जगह पर हूँ तो वहाँ पर उस जगह की ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है अभी वो वाइट बोर्ड मार्कर वाली, तो इसलिए मुझे चौक से काम करना पड़ रहा है। तो ये आप अभी समझ लीजिए, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप पहले इसका स्नैपशॉट लीजिए फिर मैं आगे आपको डिस्कशन करूँगा। ठीक है, आपने स्नैपशॉट लिया होगा ये। देखिए मैं आपको ये समझाना लाइव सेशन में कर सकता हूँ इसका कि आपको जो भी क्वेरी हो आप यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं, लाइव पूछ सकते हैं। और हमारा फेसबुक पेज भी है टारगेट यूपीएससी हिंदी के नाम से, वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। उसमें मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन डालता रहता हूँ इस तरह से। तो ये आपको समझ में आया होगा। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा रिमूव कर रहा हूँ। अब देश में इमरजेंसी आपने समझ लिया कि 3 बेसिस पे इमरजेंसी लगाई जा सकती है, युद्ध पे, बाहरी आक्रमण पे और शस्त्र विद्रोह। अभी जो वर्तमान में पोजीशन है हमारी वो शस्त्र विद्रोह वाली है, आंतरिक शांति को रिमूव कर दिया गया। उस बेसिस पे हम अपने देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अब हमें ये समझना है कि राष्ट्रपति किस प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्र को मतलब करते हैं इसकी घोषणा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कैबिनेट की लिखित मंजूरी के बाद कैबिनेट की लिखित मंजूरी के बाद अब जैसे कि देखो हिंदी में थोड़ा मुझे लिखने में थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो मुझे लग नहीं रहा है कैबिनेट से लिखा है, पर आप समझने के लिए आप थोड़ा बहुत समझ लीजिए कि ये जो भी वर्डिंग है उसके ऊपर फोकस ना करें इतना, बस जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुनिए समझिए, और जो मैं समझा रहा हूँ उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सर आपने ये चीज़ गलत बताई है और ये ऐसी चीज़ नहीं है। जो भी है मैं उसको सुधार करूँगा, नेक्स्ट टाइम से मैं अपने आप में सुधार करूँगा, चेंजेस करके आपको अच्छा ही दूंगा। अब कैबिनेट की लिखित मंजूरी, जो ये शब्द है लिखित मंजूरी वाली प्रक्रिया संविधान में कहाँ से आई? मतलब क्या मूल संविधान में ये बात लिखी थी कि कैबिनेट लिखित रूप से मंजूरी देगा, या फिर इसको किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो आई थिंक इसको वही 44 संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया कि मतलब अब इन फ्यूचर अगर कभी भी देश के अंदर इमरजेंसी लगती है तो कैबिनेट की लिखित मंजूरी के बाद ही देश में इमरजेंसी लगेगी। लिखित मंजूरी के बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं राष्ट्रपति घोषणा करेंगे।
ठीक है। कैबिनेट की लिखित मंजूरी के बाद ही राष्ट्रपति इस चीज की घोषणा करेंगे कि देश में आपातकाल लागू हो चुका है। ठीक भाई, आपातकाल आ गया आपातकाल। क्या होगा आपातकाल? मतलब राष्ट्रपति घोषणा करती है कि देश में आपातकाल लागू होगा। कुछ समय सीमा है आपातकाल की होने की, मतलब इनफाइनाइट रूप से चलता रहेगा। कुछ समय सीमा है बिल्कुल है। ये बात कहाँ लिखी है? संविधान में लिखी है, क्योंकि जो कुछ भी देश के अंदर घटित होता है वो संविधान के अकॉर्डिंग होता है। बिना संविधान यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी ने घोषणा कर दी कि देश में आपातकाल लागू होगा। दूसरी बात, यहां मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूं, जिस तिथि को घोषणा हुई है, जिस तिथि को घोषणा हुई है, ठीक है, उसके एक महीने के अंदर, उसके एक महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से प्रस्ताव, संसद के दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। ये बात समझ में आई कि जिस तिथि से घोषणा हुई है उसके एक महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। कि मान के चलिए एक प्रस्ताव लिखित रूप से कैबिनेट ने दे दिया इस पे कि नहीं, देश में तीन, मतलब जैसे मान लीजिए कि कभी कोई युद्ध आक्रमण हो रहा है, ठीक है, युद्ध चल रहा है किसी देश से, तो उसने कैबिनेट ने दे दिया कि नहीं, देश के अंदर तो उसने कह दिया कि नहीं, देश के अंदर आपातकाल लगना चाहिए। तो ये प्रस्ताव राष्ट्रपति जी के पास पहुंचा, राष्ट्रपति जी ने उस प्रस्ताव पे साइन कर दिया। ठीक, अब वो प्रस्ताव कोई तिथि तय करेंगे कि कब तक राष्ट्रपति जी ने ये इमरजेंसी लागू किया, या इस पे जनता की हामी है कि नहीं। अब हम देखेंगे कि जो प्रस्ताव राष्ट्रपति जी के पास था, अब वो प्रस्ताव कहाँ पहुंचा? लोकसभा में। ठीक है, यानी कि संसद के सदनों के पास पहुंचेगा। हमने आपको बताया था कि जब राष्ट्रपति जी अपनी मंजूरी दे देते हैं आपातकाल को, उसके बाद लोकसभा पहुंचता है प्रस्ताव। जरूरी नहीं है कि लोकसभा ही पहुंचे, राज्यसभा भी जा सकता है। हम मान के चल रहे हैं कि लोकसभा पहुंचा प्रस्ताव। अब लोकसभा क्यों पहुंचा? मतलब जो काम देश में आपातकाल का हो रहा है, क्योंकि इसमें आपके मौलिक अधिकारों को प्रभावित किया जाएगा, जो इमरजेंसी के रूप में लिखा हुआ है, तो वो क्या करेगा? जनता के सपोर्ट भी चाहिए उसे, क्योंकि जनता का सपोर्ट कौन देगा? कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उसको पारित करेंगे, तो उसे जनता का सपोर्ट भी मिलेगा। ठीक है, जनता, माना जाएगा कि जनता भी चाहती है कि हाँ, देश में हालात अच्छे नहीं है, तो देश में इमरजेंसी लागू की जाए। बात समझ आ गई? तो 545 सदस्य होते हैं लोकसभा के, उसमें से मुझे 273 सदस्य किस लिए चाहिए? सदन की बहुमत के लिए, यानी कि जब केंद्र में सरकार बनती है तो पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए 273 सीटें आवश्यक होती है। ठीक है, 273 लोगों को मुझे सपोर्ट चाहिए, प्लस उस दिन सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक है। उस दिन मैंने माना कि उस दिन सदन में कितने लोग उपस्थित थे? 450। ठीक है, 450 का मैंने 2/3 दिया तो कितना आया? 300। यानी कि मुझे 300 लोग अगर लिख कर दे दें, सॉरी लिख कर नहीं, उसको हाँ बोल दें कि हाँ, देश में इमरजेंसी लगनी चाहिए, तो
देश में इमरजेंसी लागू हो जाएगी, क्योंकि लिखित रूप से कैबिनेट दे चुकी है, क्योंकि कैबिनेट का लिखित प्रस्ताव था, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, उसके बाद ये लोकसभा आया, लोकसभा के बाद यही प्रक्रिया सेम राज्यसभा के लिए होगी कि जितना भी उधर सदन को बहुमत चाहिए वो होना चाहिए, प्लस उस दिन उपस्थित जो भी लोग हैं उसका 2/3 समर्थन मिलना चाहिए। आप लोगों के मन में ये कंफ्यूजन चल रहा होगा कि सर अगर सदन में उस दिन उपस्थित सदस्य 273 से कम होते हैं तो क्या राष्ट्र को इमरजेंसी लागू होगी? बिल्कुल लागू नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल भी लागू नहीं होगी। क्यों लागू नहीं होगी? क्योंकि जब मेरे पास उपस्थित सदस्य ही नहीं है पूर्ण रूप से, तो मैं इमरजेंसी लागू करके करूंगा क्या? ठीक है, तो वो नहीं हो पाएगी लागू, और प्रस्ताव गिर जाएगा और इमरजेंसी उस समय के लिए कैंसिल हो जाएगी। फिर से वही प्रक्रिया कैबिनेट को दोहरानी पड़ेगी कि लिखित रूप से राष्ट्रपति के पास जाएगा कि राष्ट्रपति उसको फिर से मंजूरी देगा और फिर से समर्थन मिलेगा मुझे। ठीक है, तो इस तरह से जब दोनों सदनों से प्रपोजल पास हो जाता है तो 6 महीने के लिए देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी जाती है। ठीक है, 6 महीने के लिए देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी जाती है। लग गई इमरजेंसी। ठीक, फिर आगे देखते हैं क्या होगा इमरजेंसी लगने के बाद। 6 महीने के लिए जब देश टाइम, अब तिथि सेट हो गई, मैं बोल रहा था कि कोई टाइम पीरियड होगा कि कब तक इमरजेंसी लगेगी, तो वो 6 महीने के लिए लग गई समय, 6 मंथ। 6 महीने के लिए देश में इमरजेंसी लागू होगी। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये उठता है, क्या एक बार लोकसभा और राज्यसभा से घोषणा होने के बाद जो इमरजेंसी है देश में कितने समय के लिए लागू होती है? तो वो 6 महीने के लिए लागू होती है। कितने महीने के लिए लागू होती है बेटा? 6 महीने के लिए लागू होती है। क्या आप ये कहेंगे कि सर इस प्रक्रिया से तहत हम कितने समय तक इमरजेंसी को बढ़ा सकते हैं? तो कह दीजिए असीमित, बहुत लंबे समय तक इसको बढ़ा सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल। इसका कोई लिखित रूप से हमारे संविधान में जिक्र नहीं किया गया है, ना ही अभी तक ऐसा कोई संशोधन किया गया है जिसमें टाइम पीरियड को सेट किया गया। जैसे राज्य में आपातकाल जो लगता है मैक्सिमम 3 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, उसी तरह से राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में ऐसी कोई तिथि तय नहीं है कि इसको एक अवधि के बाद नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, शुरुआत बताया कि 6 महीने के लिए लगता है, पर कब तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं आगे। फिर कैसे एक्सटेंड होगा? ये एक्सटेंड होने की प्रक्रिया वही है, जैसे प्रस्ताव फिर से लोकसभा में आएगा, फिर से लोकसभा इसे पारित करेगी अपने उसी पूर्ण बहुमत के साथ, फिर से राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा इसको पारित करेगी, पर इस बार वो लिखित मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी कैबिनेट की, क्योंकि वो एक बार प्रपोजल दे दिया है, तो देने के बाद उसको वही प्रपोजल बार बार राउंड ऑफ करता रहेगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इमरजेंसी लगने से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मतलब हमारी डेली रूटीन लाइफ में क्या होगा? हमारी डेली की रूटीन लाइफ में हमारे मौलिक अधिकार हमसे ले लिए जाते हैं। इमरजेंसी के समय हमसे क्या ले लिए जाएंगे? हमारे मौलिक अधिकार ले लिए जाएंगे। ये बात भी संविधान में कहीं ना कहीं लिखी होगी, बिल्कुल लिखी है, अनुच्छेद 358, 358 एंड 359। इसमें क्या लिखा है? इसमें ये लिखा है कि अगर इमरजेंसी शस्त्र विद्रोह के कारण लागू होती है। मान के चलिए कि कोई इमरजेंसी शस्त्र विद्रोह के कारण लागू होती है, तो अनुच्छेद 19 को नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 19 को नहीं रोका जाएगा, मतलब कुछ समझ में नहीं आया क्या रोका जाएगा, कैसे करके समझते हैं प्रक्रिया। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि देश में इमरजेंसी जो लगती है वो 3 कारणों से लगती है। कितने कारणों से लगती है? 3 कारणों से, युद्ध, बाहरी आक्रमण और शस्त्र विद्रोह। राइट, अगर इमरजेंसी शस्त्र विद्रोह के कारण लगती है तो अनुच्छेद 19 को नहीं रोका जाएगा। अब ये अनुच्छेद 19 क्या चीज है बेटा, इसको समझते हैं। 19 नाम सुना हुआ लग रहा है, कहीं आता है? बिल्कुल आता है। कहाँ? कि भाग 3 में आता है। भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो यानी कि हमारा कोई मौलिक अधिकार है, बिल्कुल है।
कौन सा मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार हमारा है ये बोलने की आजादी, राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता भी इसमें है, हमको कहीं घूमने की स्वतंत्रता भी इसमें है, हमको कहीं रहने की स्वतंत्रता भी इसमें है, हमको व्यापार करने की स्वतंत्रता भी इसमें है, हमको संघ बनाने की स्वतंत्रता इसमें है। संघ का मतलब होता है कि जैसे आपको कोई ग्रुप बनाना है, कोई भी ग्रुप कैसा भी हो सकता है, वो ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी है या धार्मिक ग्रुप है, कैसा भी है, कोई भी स्टूडेंट यूनियन है, XYZ, कोई भी ग्रुप आप बना सकते हैं, पर वो ग्रुप ऐसा होना चाहिए जिससे देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता पे कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। आप इसमें बना सकते हो, ठीक है। आपको सम्मेलन करने का अधिकार होता है। सम्मेलन करने का अधिकार से मतलब है जैसे आप स्पीच, जैसे जो मैं यूट्यूब पे आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे ये सम्मेलन, क्यों? क्योंकि मेरी वीडियो डाली हुई बहुत सारे स्टूडेंट देखेंगे। अगर मैं कुछ ऐसा इसमें उलट सुलट पढ़ा देता हूँ जिससे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को आंच पहुँचती है, तो ये मेरे लिए एक खराब बात है और इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं बोल सकता हूँ। आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे जो कुछ भी अपने आप को बताते हैं, कहते हैं, XYZ, किसी भी टॉपिक में कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन देते रहते हैं, तो वो उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो 19 के अंदर आती है। यानी कि अगर बाहरी आक्रमण और युद्ध के वजह से इमरजेंसी लगती, यानी कि बाहरी आक्रमण और युद्ध की वजह से इमरजेंसी लगती, तो क्या हम बोल नहीं पाते किसी भी टॉपिक पर? यस, राइट, आप नहीं बोल सकते, ठीक है। क्या हमें टीवी चैनल पे कोई भी इंफॉर्मेशन देने से पहले कोई ऐसी हम खबर नहीं दिखा सकते थे जिससे देश की एकता और अखंडता की आंच पहुंचती? यस, राइट। या कोई ऐसी खबर नहीं दिखा पाओगे आप जो सरकार के विरुद्ध या कुछ भी हो, XYZ, मतलब राइट है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अनुच्छेद 19 बाहरी आक्रमण और युद्ध के समय प्रतिबंधित किया जाता है। कब नहीं प्रतिबंधित किया जाता? शस्त्र विद्रोह के समय, यानी कि शस्त्र विद्रोह के समय ये प्रतिबंधित नहीं होगा। पर इसको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, समझने का बात ये, हाँ, तो इसमें समझने का बात ये है कि अगर युद्ध आक्रमण और बाहरी आक्रमण की वजह से, युद्ध और बाहरी आक्रमण की वजह से हमारे देश में इमरजेंसी लगती है, तो अनुच्छेद 19 को प्रतिबंधित किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है, मैंने स्टार्टिंग में जब आपको दिखाया था कि इमरजेंसी या तो पूरे देश में लग सकती है या किसी देश के किसी एक संपूर्ण भाग में। या मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारत के अगर किसी भी भाग में इमरजेंसी लगती है युद्ध की वजह से, तो अनुच्छेद 19 संपूर्ण देश में प्रतिबंधित होगा। ये बात ध्यान आपको रखनी है, ठीक है। अनुच्छेद 19 संपूर्ण देश में प्रतिबंधित होगा। 359, ठीक है। 359 पर क्या लिखा है कि अनुच्छेद 20 और 21 को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20, 21 को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20 क्या है? अनुच्छेद 20 है प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन, यानी कि प्रिवेंशन डिटेंशन नहीं, अनुच्छेद 20 है कि आप कोई अपराध करते हैं, जैसे आज आप कोई अपराध करते हैं या कोई व्यक्ति अपराध करता है, तो उसको आज के ही लॉ के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कभी भी उसको सजा दी जाए। एक बार अगर उसको उस प्रति आरोप के लिए सजा मिल गई तो उसको अन्य उसी सजा के लिए दूसरी सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। 21 में क्या है? राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ लाइफ। किसी की लाइफ को हम नहीं छीन सकते। जब विधि के अनुरूप जो लॉ बनाए हैं उसी से उसको लाइफ मुक्त किया जाएगा, कि उसके जीवन मुक्त किया जाएगा, अन्यथा किसी और माध्यम से उसकी लाइफ को हम नहीं छीन। ये बात इसमें लिखी गई है। इसके अलावा क्या है कि अगर आप चाहें तो अनुच्छेद 32 जो हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है, ठीक है, जो जिसके आप रिट दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप उसका भी यूज नहीं कर पाएंगे। ये बात राष्ट्रपति जी को अधिकार दिया गया है। 358 आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिया गया है कि राष्ट्रपति जी
कि मौलिक अधिकारों के लिए जो रिट दायर की जाती है उसको दायर करने का जो अधिकार है उसको निलंबित कर सकते हैं। कब तक निलंबित कर सकते हैं? जब तक इमरजेंसी लागू रहेगी या किसी एक टाइम पीरियड तक, जब तक जो भी उस प्रपोजल में लिखा जाएगी कब तक मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया इमरजेंसी की हमने समझी कि किस तरह से इमरजेंसी लागू हुई। अब एक बार शॉर्ट में हम इसको रिवाइज करते हैं कि इमरजेंसी क्या होती है, कि राष्ट्रीय आपातकाल होता है। किस अनुच्छेद से लगता है? अनुच्छेद 352 से लगता है। ठीक है, इसकी घोषणा कौन करता है? कि राष्ट्रपति जी करेंगे। कैसे करेंगे? लिखित रूप से। लिखित वाली चीज कहाँ से आई? 44वें संविधान संशोधन से आई। किसने लागू की थी? मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लागू की थी। उसके बाद लिखित रूप से दिया। अब वो लिखित प्रपोजल को जब राष्ट्रपति जी मंजूरी दे देंगे उसके बाद वो प्रपोजल कहाँ आएगा? कि लोकसभा और राज्यसभा में आएगा सदन से बहुमत लेने के लिए। सदन से बहुमत प्राप्त हुआ। किस तरह का बहुमत होगा? सदन का बहुमत प्लस उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत मिलने के बाद। और ये बहुमत कब मिलना चाहिए? राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिलने के 1 महीने के अंदर दोनों सदनों से उसे बहुमत मिल जाएगा। जब उसे दोनों सदनों से बहुमत मिल जाएगा तो क्या होगा कि 6 महीने के लिए हमारे देश में इमरजेंसी लागू हो जाएगी। इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। कब तक? नो टाइम, कभी तक भी बढ़ा सकते हैं, जब तक सरकार की इच्छा रहेगी, जब तक समर्थन मिलता रहेगा या जो भी मतलब हालात हैं उसको देखते हुए आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ा दिया गया। इमरजेंसी थी, इमरजेंसी पे हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट होगा? हमारी लाइफ में ये इफेक्ट होगा कि हमारे सारे मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। बस 2 मौलिक अधिकार बचेंगे जो किसी भी हालत में खत्म नहीं किए जा सकते। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। 19 को एक शर्त पे बचाया जाएगा, जब शस्त्र विद्रोह के आधार पर इमरजेंसी लगी हो तब ही 19 बचेगा, अन्यथा 19 भी चला जाएगा। 19 क्या है? मैंने आपको बताया। 19 क्या है? बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता भी इसमें ही लिखी है। तो इस तरह से इमरजेंसी हमारे देश में लागू हुई। अब इमरजेंसी लागू होने के बाद हटाने की प्रक्रिया क्या है? कि राष्ट्रपति जी जब संभव समझाएं किसी एक प्रपोजल के द्वारा इमरजेंसी को देश से रिमूव कर सकते हैं, यानी कि लगाएंगे भी राष्ट्रपति जी और हटाएंगे भी राष्ट्रपति जी। बस लोकसभा का समर्थन हमें चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसमें मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है, इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल जो संविधान के भाग 18 में दे रखा है, 352 अनुच्छेद से शुरू होता है राष्ट्रीय आपातकाल। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। आई हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वही जो सब लोग कहते हैं वो मैं भी कह रहा हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ फ्रेंड्स एंड अदर ग्रुप्स। थैंक यू।